एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कई बार रिवीजन में क्या होता है, वो जूलॉजी उठाता है, लगता है अरे नहीं इसको रखते हैं, बॉटनी उठाता है, बॉटनी उठाता है, फिर लगता है अरे नहीं फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स उठाता है, लगता नहीं केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा करते करते बच्चा पूरा दिन वेस्ट कर देता है। तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत नियर बाय है और उन्हें लग रहा होगा कि किस तरह से मैनेज करें। अगर एक हार्डली देखा जाए तो अगर हम लोग जनवरी कंसीडर करें तो अप्रॉक्स आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने होते हैं जिसमें आपको एक प्रॉपर जो पूरा सिलेबस है उसे कंप्लीट करना होता है और उसी सिलेबस को आपको कई बार 4 से 5 बार रिवाइज भी करना होता है। कह सकते हैं अप्रॉक्स आपके पास 3 महीने हैं, मतलब 90 दिन हैं और 90 डेज़ के हिसाब से अगर देखें तो अब 90 चैप्टर्स हैं, 90 डेज़ हैं। दैट मीन्स आपको एनी हाउ एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है। लेकिन सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट ही नहीं करना है एक दिन में, आपको उसके साथ साथ में ये भी करना है कि जो पार्ट हो चुका है उस पार्ट को भी धीरे धीरे वापस से रिवाइज भी करें, ताकि आपका इस पूरे 3 महीने के दौरान में एटलीस्ट 4 से 5 बार रिविज़न भी हो। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी एक और जो समस्या आती है कि इस दौरान जो बच्चा फेस करता है कि वो पुराने टेस्ट लगाए ना लगाए जो अभी तक उसने क्लास में दिए हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो वापस सारे टेस्ट जो बच्चे ने क्लास में लगाए थे वापस से एक बार पूरा प्रॉपरली उन टेस्ट को रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि उन टेस्ट से आपका एक रिफ्लेक्ट होता है, जो आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों पर वापस आपकी नज़र जाती है। सो प्लीज़ वो टेस्ट ज़रूर लगाएँ, वो टेस्ट आपको आगे आकर बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ है, मैंने सिर्फ आपका जब शेड्यूल किया तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने ही रखे हैं, जबकि अप्रैल मंथ पूरी तरह से खाली रखा है। उसका रीज़न ये है कि अप्रैल मंथ में आपको करना क्या है, जितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसको आपको मल्टीपल टाइम फिर से रिवाइज़ करना है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो एंड में होता है, जो 1 महीने पहले, वो होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको कई सारे देने हैं। जितने आप मॉक टेस्ट देते हो, फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, उतना ही आपका परफेक्शन आएगा और उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। बार बार एंड में आकर 1 महीने पहले थ्योरी पढ़ना, उससे बहुत बड़ा आपका आउटपुट नहीं आ सकता। अगर आपको बहुत बड़ा आउटपुट चाहिए तो डेफिनेटली आपको बार बार बड़े बड़े मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जितने आप मॉक टेस्ट को फेस करोगे उतना ही परफेक्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन बेटा मैं एक बात और बता दूं, मॉक टेस्ट अगर आपको बहुत अच्छे से फेस करना हो एंड में, तो उसके पहले आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। एंड का ये कभी टारगेट ना रखें 1 महीने पहले कि हम बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये काम अभी का है। दैट मीन्स जनवरी, फरवरी और मार्च, इस दौरान आपको जितना एनसीईआरटी पढ़ना है, जिस तरह से पढ़ना है, जिस वे से उसको बार बार रिवाइज करना है, ज़रूर कर ले। लेकिन एंड के लिए तो आपका पूरा समय मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के एनालिसिस और एनालिसिस के साथ क्वेश्चन बेस्ड आपका एक अप्रोच, ये एंड का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। अगर ये आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर ले लेंगे। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा स्कोर ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर, कह सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच चाहिए। अगर वो है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए क्या होता है, अगर आपको एक प्रॉपरली रिवीजन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया 60-40 का एक रेशो लेकर चले कि सपोज दैट आपके पास 10 घंटे हैं तो 6 घंटे आप जो पहले हो चुका है उस पार्ट को लेते हुए मैनेज करें, कि जिसमें क्या है आप ये कर पाएँ कि अभी का और जो पुराना उसका एक तालमेल बिठा पाएँ। अब बच्चा क्या होता है, एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कई बार रिवीजन में क्या होता है, वो जूलॉजी उठाता है, लगता है अरे नहीं इसको रखते हैं, बॉटनी उठाता है, बॉटनी उठाता है, फिर लगता है अरे नहीं फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स उठाता है, लगता नहीं केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा करते करते बच्चा पूरा दिन वेस्ट कर देता है। तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़िए। आज लगता है कि मुझे सिर्फ जूलॉजी पढ़ना है, सिर्फ जूलॉजी पढ़िए। कल लगता है बॉटनी पढ़ना है, सिर्फ बॉटनी पढ़िए। उससे फ़ायदा, ये मैं सिर्फ रिवीजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पूरा, जैसे आज क्लास में हुआ है, तो डेफिनेटली 4 सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। लेकिन रिवीजन वाइज अगर देखोगे तो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट लेके चलना है। अब पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में डेफिनेटली आपके जो क्लास नोट्स होते हैं बेटा, उन नोट्स में आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। उन नोट्स को आप खुद बनाए हुए होते हो, उसमें आपने खुद ने कलर यूज़ किए हैं, आपने खुद ने उसमें जो है एक प्रॉपरली समझ कर लिखा है, तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है, आप एनसीईआरटी की जो लाइन्स है, अगर मान लो किसी टीचर ने पढ़ाई है, वो कुछ डिफरेंट वे से पढ़ाई है, उसकी लाइन थोड़ी अलग है,
या कुछ लगता है ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी पर कहीं पर भी हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब दूसरी बार पढ़ने की बारी आए तो आपको एनसीईआरटी ना उठाना पड़े, इसकी जगह नोट्स उठाना पड़े। क्योंकि नोट से आपको जल्दी रिमाइंड होगा, जल्दी याद होगा। एग्जाम में जब आप एग्जाम देने भी बैठते हो तो एनसीईआरटी की लाइन याद करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ क्या लिखी थी, लेकिन आपको नोट से तुरंत वो लाइन दिखेगी कि अच्छा मैंने वहाँ पर ये लिखी थी। तो बेस्ट तरीका यही है एनसीईआरटी पढ़ने का। एक बार एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं वो आप नोट्स में मेंशन करें और नोट्स को बार बार रिवाइज कर लें। देखिए, एक चीज़ है, टफ में फिजिक्स सब्जेक्ट क्या होता है, हर बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा सा हैक्टिक होता है, बच्चा फेस करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है उससे डेफिनेटली आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका स्कोर जो है या तो रुकेगा या बूस्ट होगा। इसलिए मेरा ये कंसर्न है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए डिस्ट्रीब्यूट करें जो ईजी सब्जेक्ट के साथ। जैसे जनरली बायोलॉजी जो है वो ईजी होता है, तो डेफिनेटली उसको टाइम रोज़ ज़रूर दें, ऐसा ना करें कि उसे अनदेखा कर दें, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम उसे दें जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक बात और कहूँगा मैं, एंड में जो आपका जैसे अब जो एग्ज़ाम पास में है, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जिन बच्चों ने PYQs लगाए हैं, जिन बच्चों ने उस पैटर्न को समझा है, वो अपने आप ही बहुत बड़ा नंबर बूस्ट करेगा। क्योंकि PYQs के बिना आपकी नीट की एग्ज़ाम जो है कह सकते हैं अधूरी है, आपकी नीट की प्रिपरेशन अधूरी है। PYQs आपको सारा कुछ एक कह सकते हैं रेप्लिका जनरेट करता है, आपके दिमाग में एक इमेज बनवाता है, आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्रोसेस कराता है कि हाँ पेपर इस पैटर्न का होता है, इस तरह से होता है। इसीलिए PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, और जो बच्चा इस नीट के पैटर्न को PYQs के थ्रू समझ लेता है वो काफ़ी हद तक बूस्ट कर जाता है, बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। बस लास्ट में एक चीज़ है, बच्चों बहुत कूल रहें, एकदम काम रहें, और सबसे बड़ी चीज़ एंजाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी टीचर से आकर ज़रूर बात करें, आपके टीचर्स के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है बेटा। लेकिन अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल आप अपने पूरे अकेलेपन में बैठे हैं, तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ी हो सकती है। सो प्लीज़ बेटा, कभी भी आपको किसी तरह का भी फ्रस्ट्रेशन लगे, एंजाइटी लगे, डिप्रेशन लगे, तो आपके टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। बस आपको एक बार उनके साथ बात करनी है। अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है तो डेफिनेटली हम हर स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू बेटा।